पिछले क्लास में हमने आपको VBT इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताया था। हमने ये बताया था कि कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड को यूज करते हुए आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। और जो हमने कंसेप्ट यूज किया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का, वो एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आया हुआ है। मतलब VBT में कहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कंसेप्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया गया था, बस हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के कंसेप्ट को यूज कर लिया था। हमने ये नहीं बताया था कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ, क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ, ये सब नहीं डिस्कस किया गया था। बस सिंपली हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के कंसेप्ट को यूज करके स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिटरमाइन किया। और जैसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्योरली कोवलेंट है, बिकॉज कोवलेंट मॉलिक्यूल का ही एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है एंड हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है। तो VBT इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि कोवलेंट बॉन्डिंग होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल एटम और लिगेंड के बीच में। हाउएवर द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी which we are going to study now assume that the metal ligand bond are ionic in nature। जो तो बेसिक डिफरेंस है CFT और VBT में वो यही है कि VBT मानता है कि जो मेटल लिगेंड्स बॉन्ड होगा वो प्योरली कोवलेंट होगा, जबकि CFT मानता है कि मेटल लिगेंड जो बॉन्ड होगा वो आयनिक नेचर का, और नॉट प्योरली आयनिक बट आयनिक इन नेचर। ठीक है। तो हम लोग आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नया सिलेबस में ऐड किया, मतलब लगभग पिछले 7-8 सालों से ये सिलेबस में है प्रेजेंट, इसलिए इस पे सवाल पूछने का चांस है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि यहां पर हम लोग बेसिकली एज्यूम यही करते हैं कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होता है आयनिक नेचर का होता है। ठीक है। तो इन VBT मेटल लिगेंड bond was assumed to be covalent in nature, However, in CFT, crystal field theory, metal ligand bond is assumed to be ionic in nature. यहां पर मेटल लिगेंड्स बॉन्ड को आयनिक नेचर का माना जाता है। अगर लिगेंड जो हुआ, लिगेंड इज आयनिक, एनायनिक, if ligand is anionic, metal ligand interaction, metal cation ligand interaction is ion-ion interaction, सिंपल सी बात है, मेटल पे प्लस होगा, निगेटिव जो चार्ज एनायन होगा, लिगेंड एनायनिक नेचर का होगा, तो आयन आयन इंटरेक्शन होगा, प्लस माइनस इंटरेक्शन होगा। एंड इफ लिगेंड इज न्यूट्रल और कैटायनिक, मेटल
cation ligand interaction is आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जो डेल्टा माइनस प्रेजेंट होगा लिगेंड पर उसके साथ इंटरेक्शन होगा। याद रखिए, अगर लिगेंड जो है आयनिक नेचर का है, मतलब आयनिक नेचर का है, आयन आयन इंटरेक्शन होगा, और अगर लिगेंड न्यूट्रल या कैटायनिक नेचर का है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन का मतलब है प्लस माइनस इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब है डेल्टा माइनस इंटरेक्शन। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयन आयन इंटरेक्शन इज दिस वन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज दिस वन। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि आपको CFT में जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है उसको आयनिक मानना है। अब देखिए CFT कहता क्या है। CFT ये कहता है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर बनेगा, आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देख रहे थे, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये सब अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो CFT ये कहता है कि जब भी कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा तो लिगेंड का स्पेस में एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगा। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आप जानते हो कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग होता है। टेट्राहेड्रल में उसी तरह से जानते हो कि टेट्राहेड्रन के 4 वर्टेक्स होता है। स्क्वायर प्लेन में आप जानते हो कि एक प्लेन में जो होगा 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के वर्टेक्स पे होगा। लिनियर में आप जान रहे हो कि एक लाइन के दोनों साइड पे होगा। तो आप जानते हो कि एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में लिगेंड्स का एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, और जब लिगेंड का एक स्पेसिफिक पोजीशन है तो लिगेंड जो होगा वो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा d ऑर्बिटल में, मेटल के d ऑर्बिटल्स में या s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, जो भी ऑर्बिटल में, या आप कह सकते हो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में, क्योंकि मेटल का जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज कर चुका है। ठीक है, किसी की बात करें हम, मेटल के d ऑर्बिटल्स की बात करें या अदर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा d ऑर्बिटल में वो अलग अलग तरह का इंटरेक्शन फील करेगा, क्योंकि लिगेंड का पोजीशन अलग अलग है। एक एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो मान लिया हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड का पोजीशन कुछ इस तरह से होगा, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड और यहां पे लिगेंड। ठीक है, अब जो डी ऑर्बिटल, हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, ऑब्वियस बात है डी ऑर्बिटल ही मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लेता है लिगेंड से, बैक एंड डी ऑर्बिटल। तो अगर डी ऑर्बिटल्स की हम बात करें मेटल का, तो जो ऑर्बिटल इस लिगेंड के साइड में होगा, एक ऑर्बिटल हम मान लिया ऐसा नहीं होगा, जो ऑर्बिटल इस लिगेंड के साइड में होगा, एकदम लिगेंड के एकदम पास में होगा, लिगेंड लोन पेयर के साथ है यहां पे प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, नेगेटिव आयन के साथ प्रेजेंट होगा। तो जो ऑर्बिटल लिगेंड्स के पास में होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इस ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड के साथ, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ सबसे ज्यादा रिपल्सन करेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर चूंकि ये ऑर्बिटल इसके सामने है, इसके एकदम नजदीक में आ गया है, इसलिए लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ मैक्सिमम रिपल्सन करेगा। सेम तरीके से अगर ये कोई ऑर्बिटल मान लेते हैं हम, तो यहां भी वही होगा। तो आप देख सकते हो कि ये सब ऑर्बिटल जो होगा ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन फील करेगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ, जबकि अदर ऑर्बिटल, जो अदर ऑर्बिटल्स है जो इस लिगेंड के सामने नहीं है, लिगेंड से थोड़ा दूर होगा, उसमें रिपल्सन कम जनरेट होगा। तो ये जो अलग अलग तरह का रिपल्सन जनरेट हो रहा है मेटल कैटायन के डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में,
उसके कारण डिजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स वैनिश करेगा। डिजनरेसी का मतलब होता है इक्वल एनर्जी वाला प्रॉपर्टी। आप जानते होंगे कि आइसोलेटेड एटम में डी ऑर्बिटल्स, जो 5 डी ऑर्बिटल्स है आपके पास, dxy, dyz, dzx, d2y2, dz2, ऑल हैव इक्वल एनर्जी। ठीक है, आप ये जानते होंगे। तो जब सभी का इक्वल एनर्जी होता है तो ये आइसोलेटेड एटम का केस है। जब वो आइसोलेटेड एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएगा विथ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स का स्पेसिफिक पोजीशन होने के कारण कुछ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ज्यादा रिपल्सन होगा, कुछ का कम रिपल्सन होगा, और इसीलिए डी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो डिफर करना शुरू कर जाएगा। कहने का मतलब है डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स वैनिश कर जाएगा। तो इसको हम लोग सोचते इस तरह से हैं कि मेटल केटायन जो आइसोलेटेड है उसमें डी ऑर्बिटल डीजनरेट है, इक्वल एनर्जी का है। जब हम एक स्फेरिकली सिमेट्रिक अप्रोच ऑफ लिगेंड करते हैं, एकदम हम जैसे यहां तो हमने माना कि कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे है, लेकिन हम सबसे पहले ये मानेंगे कि लिगेंड स्फेरिकली सिमेट्रिक पोजीशन से आना शुरू हुआ। तो जब आया तो एनर्जी, जब स्फेरिकली सिमेट्रिक है पोजीशन लिगेंड्स का, तो सभी ऑर्बिटल के साथ इक्वल रिपल्सन करेगा, इसलिए सभी का एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन आप ये जानते हो कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोजीशन लिगेंड्स का नहीं होना है, बल्कि एक खास स्पेसिफिक पोजीशन होना है, जैसा कि हमने इस केस में ऑक्टाहेड्रल में बताया। तो उसी के आधार पे क्या होगा, कुछ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन का ज्यादा रिपल्सन होगा लिगेंड्स के साथ, कुछ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का कम रिपल्सन होगा लिगेंड्स के साथ, और जो ये हमने स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स माना है उसमें जो एनर्जी बढ़ा है, सबका एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ा दिया, उससे अलग अलग तरह का एनर्जी बढ़ेगा एक खास टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में ऑफ डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम लोग को अब यही जानना है, इसी चीज को समझना लिखना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, शुरुआत यहीं से करते हैं, वी नो दैट डी ऑर्बिटल्स have equal energy in isolated atom, in isolated metal atom. We know that d orbitals have equal energy in isolated metal atom. Isolated metal atom में डी ऑर्बिटल्स का इक्वल एनर्जी है। अब देखिए, however when metal atom or ion form a complex compound, ठीक है, ligands are present around metal atom. If we consider, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, if we consider a spherically symmetrical presence of ligands, a spherically symmetrical presence of ligand if we consider a spherically symmetrical presence of ligand, then तब क्या होगा, if we consider a spherically symmetrical presence of ligand, then
energy of d orbitals increases by same amount, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल माना है हमने, ठीक है, increases by same amount, और इंक्रीज करेगा क्यों? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स या इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, ठीक है, सेम अमाउंट ड्यू टू रिपल्सन present in repulsion between electron pair of ligands and d orbital electrons, ठीक है। ये पॉइंट आपको पहले समझना होगा कि अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दें लिगेंड्स का तो रिपल्सन के कारण डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा। However, we know that in any particular structure ligands have a dissymmetrical distribution. Ligands don't have symmetrical distribution of in a space. Ligands का स्पेस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं कि सब जगह इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बल्कि एक खास स्पेसिफिक पोजीशन होता है जो अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग होता है। ऑक्टाहेड्रल में जैसे हमने दिखाया हुआ है, यहां पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में हमने दिखाया हुआ लिगेंड्स का पोजीशन इस तरह से होगा। तो पॉइंट ये है कि हाउएवर we know that in any particular structure किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में लिगेंड का कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बल्कि एक खास तरह का स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है लिगेंड्स का, और उसी के कारण क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है। However, we know that in any particular structure ligands have a specific orientation in a space. Which generate that particular structure. ठीक है, लिगेंड्स का एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगा स्पेस में जो कि वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है, जो कि वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देगा। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है यही, जैसे ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, इस तरह टेट्राहेड्रल में होगा, स्क्वायर प्लेनर में होगा, लिनियर में होगा, सब में होगा। तो however we know that in any particular structure ligands have a specific orientation in a space that which generate that particular structure. It causes different repulsion, repulsive force. It causes different repulsive force between electron pair of ligand and electron present in different d orbitals. अलग अलग डी ऑर्बिटल्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स का इंटरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, और जिसके कारण से क्या होगा, यहां पर जो होगा डी ऑर्बिटल्स अलग अलग का रिपल्सन अलग अलग होगा लिगेंड्स के साथ।
ठीक है। हेंस एनर्जी ऑफ डिफरेंट d orbitals will increase by different amount, will increase by, अलग अलग के साथ जब अलग अलग रिपल्सन होगा तो अलग अलग अमाउंट से एनर्जी जो होगा d ऑर्बिटल्स का इंक्रीज करेगा। सो degeneracy of d orbitals vanishes। याद रखिएगा कि जो हमने ऑर्बिटल का d ऑर्बिटल्स का एनर्जी इंक्रीमेंट लिखा है वो आइसोलेटेड केस से लिखा है। अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड के कंपेयर में देखेंगे तो कुछ का एनर्जी बढ़ेगा जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा और कुछ का एनर्जी घटेगा जिसमें रिपल्सन कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसलिए आपको अलग अलग स्ट्रक्चर में चूंकि अलग अलग तरह का लिगेंड्स का पोजीशन होगा, इसलिए जो डिजेनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल्स वैनिश कर रहा होगा वो अलग अलग तरीके से वैनिश कर रहा होगा इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये भी बात आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग अब क्या करते हैं, पार्टिकुलर एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डिस्कस करते हैं, जैसे कि इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में लिगेंड्स का पोजीशन ये है जो हम लोग ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। इसको अगर हम मान ले x एक्सिस, इसको अगर हम मान ले y एक्सिस, इसको अगर मान ले हम z एक्सिस, तो आप जानते हो कि ये जो ऑर्बिटल्स है, ये जो ऑर्बिटल्स है वो ऑर्बिटल जो है dz स्क्वायर है ये वाला, और ये d स्क्वायर y स्क्वायर है along the axis। तो आप देख रहे होगे, सबसे पहली बात तो हम आइसोलेटेड एटम में एनर्जी को दिखाते हैं, एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं। एनर्जी है 5d ऑर्बिटल्स है हमारे पास, ठीक है। एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन आइसोलेटेड एटम और आयन, ठीक है। अब जब हमने सबसे पहले कहा कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स मानिए, तो लिगेंड्स का इसके साथ रिपल्सन होने के कारण क्या होगा, इन सब का एनर्जी बढ़ जाएगा एक खास अमाउंट से, सबका इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा। सबका इक्वल अमाउंट से इसलिए बढ़ेगा बिकॉज हमने सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स माना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन सिमेट्रिकल प्रेजेंस ऑफ ligand, energy of d orbitals in symmetrical presence of ligands, ठीक है। हालांकि सिमेट्रिकल प्रेजेंस नहीं होगा बल्कि अलग अलग तरह का प्रेजेंस होगा। लिगेंड्स का एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है स्पेस में और उसी कारण पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि हम लोग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में जैसा कि आपको इस फिगर से दिख रहा होगा कि dz स्क्वायर जो है, dz स्क्वायर का आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन प्लॉट इस तरह से होता है, x में एक लोब, xy प्लेन में एक लोब और dz स्क्वायर z एक्सिस के अलोंग एक लोब, x स्क्वायर y स्क्वायर का x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग जो है उसका इलेक्ट्रॉन लोब प्रेजेंट होता है, लोब प्रेजेंट होता है। तो इसलिए आप गौर कीजिएगा कि लिगेंड चूंकि along z, along x, along y है, इसी कारण से dz स्क्वायर d स्क्वायर y स्क्वायर का जो रिपल्सन होगा लिगेंड के साथ वो ज्यादा होगा। तो इसलिए इसमें सिमेट्रिकल तो हमने एक इमेजिनरी सिचुएशन माना हुआ है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इमेजिनरी केस है ये, ठीक है। कोई भी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अलग अलग तरह का होगा।
तो ये हमने बस ये आपको दिखाया कि आइसोलेटेड एटम से पहले एनर्जी बढ़ेगा ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। अब उसके बाद आप देखिए यहां पर कि डी स्क्वायर का क्या हो रहा है, ज्यादा रिपल्सन होने के कारण इन सब का एनर्जी ज्यादा से बढ़ रहा है, और जो बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स है उन सब का एनर्जी क्या हो रहा है, कम से बढ़ रहा है। अब ये बात गौर कीजिएगा कि आपको लगेगा कम से घट तो गया। हम बोल रहे हैं आइसोलेटेड एटम के कंपैरिजन में देखिए सबका एनर्जी बढ़ा ही। यह अलग बात है कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने ऑक्टाहेड्रल केस में लिखा कि ऑक्टाहेड्रल के केस में आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में इस तरह का स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हुआ, और इसी स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स को हम लोग कहते हैं CFT स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CF स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का इस तरह से होगा, ये आप समझना होगा आपको, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि लिगेंड्स का स्पेसिफिक पोजीशन डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर के अलोंग है। तो जिस ऑर्बिटल्स के अलोंग होगा लिगेंड्स, उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ लिगेंड सबसे ज्यादा रिपल्सन करेगा, और इसीलिए क्या होगा, उस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा से बढ़ेगा। जबकि अदर जो ऑर्बिटल्स है जिसके अलोंग नहीं है लिगेंड्स, उसमें कम रिपल्सन करेगा, चूंकि दूरी पे होगा इलेक्ट्रॉन, और इसलिए उस सबका एनर्जी कम से बढ़ेगा। अब दिस स्प्लिटिंग ऑफ, कुछ पॉइंट इसके लिख रहे हैं, दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स is called crystal field, is called crystal field splitting। ठीक है, which occur, जो कि होता है, which occur in different ways, which occur in different ways in different structure, डिफरेंट स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से होगा। बिकॉज आप ये अच्छे समझ रहे होगे, आप ये अच्छे समझ रहे होगे कि जो ऑर्बिटल्स है, जो ऑर्बिटल्स है उसका एक खास पोजीशन है, जबकि अलग अलग स्ट्रक्चर में लिगेंड्स का पोजीशन अलग अलग तरीके से होगा। ऑक्टाहेड्रल केस में ये होता है। अब इस बात को गौर कीजिएगा कि जो ये गैप होता है, एनर्जी गैप, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नोट से। डेल्टा ओ से कहने का मतलब है रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ओ का मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल में, ओ मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल, नोट नहीं है, डेल्टा मतलब हुआ स्प्लिटिंग जो हुआ वो। एक और बात गौर कीजिएगा कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स हमने माना है, उससे इक्वल एनर्जी का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। जितना ऊपर एनर्जी बढ़ेगा उतना ही नीचे एनर्जी घटेगा। मतलब ये 3/5 डेल्टा नोट होगा और ये 2/5 डेल्टा नोट होगा। ये बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड से, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड से एनर्जी टोटल जितना बढ़ेगा उतना ही टोटल घटेगा। ठीक है, देखिए हम इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। ये जो है 3/5 नोट 8 डेल्टा नोट आया, और ये मान लेते हैं इसको x और मान लेते हैं इसको हम y। तो आप जानते हो कि पहला पॉइंट कि x प्लस वाई विल बी इक्वल टू, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा नोट। इस बात को गौर कीजिएगा कि y नीचे है, x ऊपर है, मतलब हम लोग मॉडुलस वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू डेल्टा नोट। फर्दर जो आप जानते हो कि डेल्टा ई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जितना एनर्जी बढ़ना चाहिए उतना एनर्जी घटना चाहिए। तो एनर्जी बढ़ेगा कितना, 2 ऑर्बिटल्स है, x से बढ़ा तो 2x और
3 ऑर्बिटल्स है, y से घटा 3y विल बी इक्वल टू 0। तो इसे आपको आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 3/2y। तो अगर आप इसमें रखते हो तो देखो, तो आप रख दोगे 3y2y प्लस y विल बी इक्वल टू डेल्टा नोट, तो y विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2/5 डेल्टा नोट एंड x विल बी इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 2/5 डेल्टा नोट, मतलब 3/5 डेल्टा नोट। ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन, जिससे कि आपको साफ पता चल रहा है। वो सिंपल चीज है कि जितना से एनर्जी ऊपर बढ़ रहा है उतना ही से एनर्जी नीचे घट रहा है, कंपेयर टू सिमेट्रिकल प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, जो इमेजिनरी केस है, नॉट फ्रॉम आइसोलेटेड एटम। बहुत स्टूडेंट को ये लगता है कि आइसोलेटेड एटम से जितना एनर्जी बढ़ रहा है उतना एनर्जी घट रहा है। आइसोलेटेड एटम के कंपैरिजन में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ रहा है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स घट नहीं रहा है। इस बात को गौर कीजिएगा। तो ये जो है आपका डी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हुआ। ठीक है, इस तरह से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होगा इन ऑक्टाहेड्रल केस। ठीक है, एक और बात, जो ये हायर ऑर्बिटल्स है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से, नाम दिया गया है ईजी। अब ये नाम क्यों दिया गया है वो हमारे सिलेबस से बहुत बियॉन्ड है, और इसको नाम दिया गया है T2Z। इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम लोग कहेंगे T2Z, और इस हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलेंगे EZ। ठीक है, सेम तरीके से आप देखोगे कि जो अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, जो अदर स्ट्रक्चर, हमने डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल केस में बताया कि जो ऑर्बिटल्स लिगेंड के नजदीक होगा उसका एनर्जी ज्यादा से बढ़ेगा, जो ऑर्बिटल्स लिगेंड से दूर होगा उसका एनर्जी कम से बढ़ेगा। तो अब अगर हम इसी तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो होगा वो इस तरह से स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, सभी में अब बताते हैं, आप समझ गए होंगे थ्योरी क्या है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फिर वही बात होगा कि एनर्जी इन आइसोलेटेड एटम इस तरह से होगा डी ऑर्बिटल्स का, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन आइसोलेटेड एटम्स, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, ठीक है, ये एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन सिमेट्रिकल प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन सिमेट्रिकल, ये इमेजिनरी केस होता है प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में गौर कीजिएगा, आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो लिगेंड्स का पोजीशन होता है वो इस तरह से होता है कि एनर्जी ऑफ dxy, dyz एंड dzx जो होता है ज्यादा से बढ़ जाता है। और इस फिगर को अगर आप देखना चाहो तो आपको एक अच्छे बुक का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, फिगर बताना दिखाना बहुत मुश्किल केस है। तो हम लोग समझते हैं, हम बता दे रहे हैं आपको कि जिस तरह से हमने आपको ऑक्टाहेड्रल केस में बताया कि d स्क्वायर y स्क्वायर लिगेंड, d स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर लिगेंड्स के नजदीक आ रहा था, जिसके कारण से रिपल्सन ज्यादा हो रहा था, उसी तरह से टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड्स के नजदीक आता है dxy, dyz एंड dzx, और इसी कारण से इन सब का एनर्जी ज्यादा से बढ़ेगा, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर का एनर्जी कम से बढ़ेगा, मतलब कंपेयर टू दिस वन घटेगा। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ।
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में लिगेंड्स का जो ओरिएंटेशन होगा स्पेस में, उसके कारण से डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी स्प्लिटिंग इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हो गया डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एक दो बात गौर करने लायक ये है इसमें कि पहला तो आपको दिख रहा होगा कि ये अपोजिट हो रहा है जैसा कि पहले था। इसमें आप गौर कीजिएगा कि इसमें जो स्प्लिटिंग होता है, एनर्जी स्प्लिटिंग, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड जो है ऑर्बिटल के डायरेक्टली सामने था। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई के अलोंग था, लिगेंड भी एक्स वाई के अलोंग था। जेड स्क्वायर जेड एक्सिस के अलोंग था, लिगेंड भी जेड के अलोंग था। तो वहां पर लिगेंड और ऑर्बिटल का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा और इसलिए स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। यहां पर एग्जैक्टली सामने नहीं होता है, जैसे कि आप बता दे रहे हैं हम आपको, लिगेंड्स मान ली डीएक्स, जस्ट एग्जांपल हम बता रहे हैं, इस तरह से है पोजीशन। ठीक है, ये एक्स वाई डी एक्स वाई मान लिया, तो लिगेंड्स यहां पर रहता है, नोट यहां पर, ये सामने सामने लिगेंड नहीं रहता बल्कि यहां पे रहता है। ठीक है, तो थोड़ा नजदीक होने के कारण, ठीक है, मतलब कंपेयर टू इन सब से इसमें नजदीक है, इसके कारण से सबका एनर्जी बढ़ा। लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे अच्छे से कि लिगेंड जो है यहां पर होना, एक लिगेंड यहां पर होना, दोनों में फर्क है। ये लिगेंड ज्यादा रिपल्सन करेगा डी ऑर्बिटल्स के साथ, ये लिगेंड कम रिपल्सन करेगा लिगेंड के साथ, बिकॉज आप समझ सकते हो कि दूरी पे है थोड़ा। तो इसलिए जो स्प्लिटिंग होता है डेल्टा टी, ठीक है, तो यहां पर जो होता है डेल्टा टी वो कम होता है कंपेयर टू स्प्लिटिंग इन, यहां लेते हैं एनर्जी स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स, एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड, tetrahedral field is less than that in octahedral field, that in octahedral field, octahedral से कम होगा। और इसका कारण यही है कि octahedral field में लिगेंड्स डायरेक्टली ऑर्बिटल के सामने प्रेजेंट रहता है एकदम इस तरह से, जबकि टेट्राहेड्रल में ऐसे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका इंटरेक्शन इससे थोड़ा कम होगा, इसलिए स्प्लिटिंग कम होता है। ठीक है, और ये देखा जाता है, इट इज फाउंड दैट, ये सब हम लोग के सिलेबस से बियॉन्ड है कैसे होगा ये, लेकिन इट इज फाउंड दैट डेल्टा टी जो होता है 4/9 डेल्टा नोट होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि आधा से भी कम कुछ। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल फील्ड में ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग इस तरह से होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर हम एनर्जी स्प्लिटिंग अदर स्ट्रक्चर में भी बताना चाहें, अगर हम अदर स्ट्रक्चर में भी लिखें तो आप आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। मान लिया हम लिखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर। आप जानते हो स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर क्या होता है, मेटल और दिस वन, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एकदम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लॉन्ग होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लॉन्ग ही होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लॉन्ग होगा बिल्कुल। तो आप समझ सकते हो स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर में लिगेंड यहां होगा, यहां होगा, थोड़ा सा यहां होगा और यहां होगा। तो अगर लिगेंड्स का पोजीशन इन सभी जगह पे है इन स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर, तो आप ये आसानी से समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी बढ़ेगा इस केस में, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लॉन्ग है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी बढ़ेगा इस केस में वो एनर्जी स्प्लिटिंग इस तरह से होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, क्योंकि डी स्क्वायर वाई स्क्वायर अलोंग द लिगेंड हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई स्क्वायर का आप जानते होंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग
वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस माना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा आपका dxy, dxy भी इसी ऑर्बिट इसी प्लेन में है, dxy। उसके बाद हो जाएगा आपका dyz और dzx, और सबसे कम होगा आपका, सबसे कम होगा आपका dz स्क्वायर। ठीक है, कुछ का एनर्जी बढ़ेगा, कुछ का एनर्जी घटेगा। हम थोड़ा सा इसको हम दिखा देते हैं। dz स्क्वायर का एनर्जी सबसे कम से बढ़ेगा, बिकॉज आप देख सकते हो वो एक्स वाई प्लेन से सबसे दूरी पे है। तो इस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्क्वायर स्ट्रक्चर में। सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यू विल फाउंड इन लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम लीनियर स्ट्रक्चर में बात करें, सेम तरीके को अगर हम लीनियर स्ट्रक्चर में बदल दें, लीनियर स्ट्रक्चर अगर हम बदल दें तो एनर्जी स्प्लिटिंग इस तरह से होगा। लीनियर स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो इस तरह से बना पाओगे, मेटल दिस वन, जेड स्क्वायर के लॉन्ग हम लेंगे इसको, जेड स्क्वायर के लॉन्ग है एक ऑर्बिटल, तो सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा किसका, dz स्क्वायर का। उसके बाद किसका बढ़ेगा, dxy और नहीं dxy नहीं, dyz और dzx, क्योंकि z में इसका भी कंपोनेंट है। और उसके बाद सबसे कम बढ़ेगा, मतलब घटेगा एक तरह से इसके रेस्पेक्ट में, वो dsy और d स्क्वायर y स्क्वायर का होगा, क्योंकि ये xy प्लेन में है, जबकि लिगेंड्स का पोजीशन z के अलोंग होगा। लिगेंड्स का पोजीशन z के अलोंग होगा, ये z एक्सिस हमने माना है, और इसलिए जो ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसमें एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इस तरह से होगा। तो आप ये आसानी से देख रहे हो कि अलग अलग पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस के कारण लिगेंड्स के अलग अलग पोजीशन इन स्पेस होने के कारण डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी स्प्लिट कर रहा होगा, टूट रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से चेंज कर रहा होगा। बेसिकली हम लोग को दो स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इन दोनों में एनर्जी स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स का किस तरह से होगा वो आपको याद रखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। आप ऑक्टाहेड्रल आसानी से समझ सकते हो क्योंकि लिगेंड एक्स वाई जेड के लॉन्ग है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का बढ़ेगा। और टेट्राहेड्रल को आप याद कर लो कि जस्ट अपोजिट टू दैट इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकुलर स्ट्रक्चर का स्प्लिटिंग, एनर्जी स्प्लिटिंग आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के कंसेप्ट को समझाएंगे। कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों जनरेट होता है उसके बारे में बताएंगे।